आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। जबरदस्त। ये वो ज्ञान का मंदिर जो भारत की सबसे महान यूनिवर्सिटी थी। भारत इतना डेवलप हो चुका था उस समय का अमेरिका, जब सभ्यताएं डेवलप हो रही थी तब भारत पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था। तो हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारे कोर्सेज पे सब पे 20% ऑफ है और हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो ये चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क ह्यून सांग है जो नालंदा यूनिवर्सिटी आए थे 7th सेंचुरी में। यहाँ पे उन्होंने शोध किया था। जैसे आज आप पीएचडी तो नहीं कह सकते, लेकिन आप पोस्ट डॉक्टरेट करने जाते ना, उसी तरीके का। आए 1.5 साल तक रहे यहाँ पे, रहे 15 साल तक, 2 साल तक यूनिवर्सिटी में रहे, शोध किया। तो देखिए उसमें यहां बताया कि लर्न मेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज हु डिजायर टू क्विकली एक्वायर रिनोन इन डिस्कशन कम हियर इन मल्टीट्यूड्स टू सेटल देयर डाउट्स एंड देन द स्ट्रीम्स स्प्रेड फार एंड वाइड। दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए। जर्मनी, जापान, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, हर कोई यहाँ पे आता था सीखने के लिए और जो ज्ञान का भंडार लेके जाता था वो हर जगह फैला देता था। नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा बहुत 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 बड़ी यूनिवर्सिटी, एंशिएंट यूनिवर्सिटी थी। हायर लर्निंग इन बिहार। अभी अगर बात करें तो पटना से 95 किलोमीटर दूर है और समझ लीजिए कि 427 से लेकर 1197 कॉमन एरा तक कुमारगुप्त ने इस यूनिवर्सिटी को कई बार रिस्टोर कराया गया है। शिलान्यास हुआ 5th सेंचुरी में और उसके बाद इसको रिस्टोर कराया जाता रहा और सबसे कुमारगुप्त ने इस यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। ठीक है। और अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, जो कि आज पाकिस्तान में, इस समय पाकिस्तान में है। फिर आपकी नालंदा आती है। 5th और 6th सेंचुरी में ये जो यूनिवर्सिटी थी बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई और ये 1200 कॉमन एरा तक चली है, जब एक पागल सनकी ने इसको जला के राख कर दिया। समझ लीजिए कि ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी, इसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि जब ये यूनिवर्सिटी जलाई गई तो 6 महीने तक ये यूनिवर्सिटी जली है। लाइब्रेरी इसकी आप समझिए लाखों लाखों किताबें जल के राख हो गई। नालंदा जो है, जैसा कि मैंने बताया कि राजगीर के पास पटना से 95 किलोमीटर दूर, मगध एम्पायर की पहली कैपिटल थी ना राजगीर, वहां पे सिचुएटेड है। नालंदा वैसे एक टाउन है और 35 किलोमीटर दूर यहां से राजगीर है। बुद्ध, महावीर दोनों ने ही राजगीर में अपना समय बिताया। खैर बुद्धिज्म जैनिज्म तो यहां से, बिहार से निकले ही, तो कोई इशू ही नहीं है। तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। तिब्बत, चाइना, कोरिया, सेंट्रल एशिया, हर जगह से लोग आते थे। एंट्रेंस टेस्ट होता था भैया, हॉस्टल्स थे, मेस थी और एजुकेशन पूरी फ्री। साइंस से लेके, हिस्ट्री से लेके, आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग वाज टॉट हियर। हर एक चीज यहाँ पे पढ़ाई जाती थी। 800 सालों तक ये यूनिवर्सिटी जो है वो जिंदा रही है। सोचिए कितने सारी बुक्स, कितनी किताबें, कितनी मैन्युस्क्रिप्ट जल के राख हो गई, कितना ज्ञान भरा था। लेकिन एक अनपढ़ गवार ने यह काम कर दिया। ये यूनिवर्सिटी में 2000 टीचर्स थे, 2000, और 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स। पीएचडी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। आपको बता दूं कि नालंदा जो है, यहां पे इतने सारे स्टूडेंट्स थे, एंट्रेंस टेस्ट भी होता है। यहां का दरबान ही एंट्रेंस टेस्ट लेता था, वही इतना पढ़ा लिखा होता था। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स तो वहीं ही एलिमिनेट हो जाते थे। ये चीज है। और यहां ऐसे पढ़ाई होती थी कि नेचर के बारे में भी समझाए, साइंस के बारे में भी समझाए, लिविंग, लर्निंग, मैन, सब चीजों के बारे में समझाएं। जब आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स को देखा तो यह पता चला कि इस यूनिवर्सिटी के कोने कोने में ज्ञान छुपा हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गुप्ता एम्परर कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा महावीरा को बनाया और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई। फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनी। नालंदा से पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी। फिर हर्षवर्धन जब आए, हर्षवर्धन के समय, और हर्षवर्धन के ही समय ह्यून सांग आए थे। ह्यून सांग पहले
चाइना में थे और उसके बाद वो निकले फिर भारत की तरफ। भारत में आना है तो संस्कृत आपको सीखना था, तो संस्कृत उन्होंने बहुत अच्छे से सीखी और उसके बाद वो भारत आए। पहले आसाम गए भास्कर वर्मन के पास, वहां पे रहे काफी टाइम तक। जब हर्षवर्धन को पता चला कि अरे ह्यून सैंग आए हैं, तो हर्षवर्धन ने हाथों हाथ उनको लिया। इस यूनिवर्सिटी को फंड किया जाता था। आप सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बिल्कुल फ्री थी, आपको 1 रुपए भी नहीं देने हैं पढ़ाई के लिए, रहने के लिए। यूनिवर्सिटी में बकायदा हॉस्टल था, प्रॉपर हॉस्टल था, और यहाँ पे ये मॉन्क्स यहाँ पे आते थे और यहाँ डेमोक्रेसी थी। टीचर्स का जो चयन है ना, देखिए ये यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म का प्रभाव काफी ज्यादा रहा है, क्योंकि हर्षवर्धन बुद्धिज्म को काफी ज्यादा डिवोटेड थे भाई। उन्होंने तो बुद्धिस्ट असेंबली करवा दी थी, कन्नौज असेंबली में कितना सारा दान देते थे वो, तो बुद्धिज्म से तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। तो यहाँ के मॉन्क्स से काफी चर्चा करके टीचर्स को चुना जाता था। नालंदा को 6 बार बनवाया गया है, बिगाड़ा तो नहीं, बनवाया गया है। वो होता ही ना, कॉलेज में इंप्रूवमेंट होते रहते हैं। और 4th मॉडलिंग में तो हमको बुद्ध और बोधिसत्व के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। यहां पे कार्विंग्स, ब्यूटीफुल कार्विंग्स दिखती हैं, स्तूप दिखते हैं। अब तो फिर से नालंदा में कोर्सेज शुरू किए गए हैं, लेकिन फिलहाल तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जैसा कि मैंने बताया कि ह्यून सैंग यहां पे रहे, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत तारीफें लिखी हैं। 15 साल तक, 630 से लेकर 645 तक वो यहाँ पे रहे। नालंदा 637 एडी में यहाँ पे आए और फिर 642 में आए। 2 साल तक उन्होंने लगातार पढ़ाई की और काफी कुछ लिखा है नालंदा के बारे में। बहुत सारे हॉल्स ऑफ लर्निंग थे। इस कॉलेज में ढेर सारे हॉल्स मिलते हैं। हालांकि ये डिबेट होती रहती है कि क्या ये यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि इसमें मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स भी मिलते हैं। यहाँ पे भिक्षु भी आते थे, बौद्ध भिक्षु रहते थे यहाँ पे। लेकिन यस, लाइब्रेरी को देखते हुए और जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं उनको देखते हुए ये बिल्कुल सही है कि ये बहुत बड़ी अपने समय में यूनिवर्सिटी रही होगी। तिब्बतन सोर्सेस की माने तो यहाँ की लाइब्रेरी सबसे शानदार थी, सबसे शानदार, अगर एविडेंस को देखें और तिब्बतन सोर्सेस की माने। यहां पे लाइब्रेरी मल्टी स्टोरी थी, बिल्डिंग बनाई गई थी 4-5 माले की, और लाइब्रेरी 4 में डिवाइडेड थी। सबसे पहले धर्मगंज, जिसमें 3 लार्ज स्टोरी बिल्डिंग थी, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। यानी कि लाइब्रेरी 4 में डिवाइडेड है और ये चारों की भी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। कितनी सारी किताबें होंगी, कितना कुछ लिखा गया होगा, ज्ञान का पूरा समझ लीजिए मंदिर था ये। रत्नोदधि जो थी वो सबसे बड़ी 9 स्टोरीड बिल्डिंग, और यहां पे जो सेक्रेड मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो धर्मों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलेगी। पूरा इतिहास, एक एक चीज डॉक्यूमेंट। अगर वो आज अगर नालंदा यूनिवर्सिटी होती, कुछ सब कुछ सही चल रहा होता, तो हमारे पास एक एक चीज के बारे में हमको पता होता, क्या हुआ, और बुद्ध के बारे में हम जान सकते। क्योंकि भाई अभी हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं, आप बताइए। हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं राइटिंग से, है कि नहीं, ये कार्विंग से, जो एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से। लेकिन अभी मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो उसमें राइटिंग, जो राइटर्स आए जिन्होंने लिखा, और जो उस समय जो मॉन्क्स और सब लिख के गए थे, उससे। नालंदा लाइब्रेरी में कितने नंबर ऑफ बुक्स थे, वॉल्यूम्स थे, अभी तक पता नहीं है। लेकिन हाँ, लाखों लाखों किताबें थी, ये कयास लगाए जाते हैं। ग्रामर, लॉजिक, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ यहां पे पढ़ाया जाता था। महायान और हीनयान के वर्क्स भी होते थे। बुद्धिज्म के 2 सेक्ट है ना। कुषाण ने, जब किंग कुषाण ने कुंडल वन में जब 4थी असेंबली की, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई बहुत बड़ी, तो वहां पे बुद्धिज्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। महायान वो था जो बुद्धिज्म की मूर्ति की पूजा करता था, हीनयान वो था जो बुद्धिज्म की टीचिंग्स की पूजा करता था। तो जहां मूर्ति पूजन होगा तो मूर्ति बनानी भी तो पड़ेगी ना, ये भी एक करिकुलम आया था। ठीक है, तो ये चीज है। अब यही है कि एंटायर कॉम्प्लेक्स को नालंदा महाविहार यानी कि मेगा मोनास्ट्री बोला जाता है। नालंदा विद्यालय नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं। तो यही बोला कि क्या इसको यूनिवर्सिटी कहना सही रहेगा?
लेकिन यस देयर वाज फोकस ऑन रिलीजियस टेक्स्ट, डिफरेंट टाइप, सब कुछ यहां पे पढ़ाया जाता था। वेद की शिक्षा दी जाती थी, ग्रामर, फिलॉसफी, शब्द विद्या पढ़ाई जाती थी, चिकित्सा विद्या पढ़ाई जाती थी, मैजिक और सांख्य पे भी काम होता था। कितने लोग आए, सेंट्रल एशिया से आए, अरब से आए, साउथ एशिया से आए, ज्ञान लेके वापस गए हैं, और वो ज्ञान उन्होंने अपनी जगह अपने उधर पे बांटा। आर्यभट्ट हो गए, आर्यदेव हो गए, आतिशा हो गए, चंद्रकृति हो गए, धर्मकृति हो गए, धर्मपाल हो गए, ये सब ह्यूनसैंग हो गए, ये सब वो थे जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़े। ठीक है, और जब ह्यूनसैंग वापस गए तो और लोग आए यहां पे, और चाइनीज ट्रैवलर्स आए, आइट सिंह आए। ह्यूनसैंग जब वापस गए, इसके बाद आइट सिंह आए। उन्होंने बताया है कि 8 हॉल्स थे, 300 अपार्टमेंट्स थे कैंपस में, इतनी बड़ी थी ये यूनिवर्सिटी। मिनिमम एज एडमिशन नालंदा यूनिवर्सिटी में अगर आपको लेना है तो 20 साल होती थी। डेली लाइफ क्या थी, सबसे पहले तो जो डेली पूजा होती थी, जो राइट्स प्रैक्टिस किए जाते थे, फिर उसके बाद हर सुबह सुबह घंटी बजाई जाती थी। ये सिग्नल होता था कि सुबह हो गई, उठ जाओ। सुबह 5 से 6 बजे के दिन शुरू हो जाता था। उसके बाद फिर सबको नहाना होता था। देन बिहार से बहुत सारे मॉन्क्स आते थे टुवर्ड्स ग्रेट पूल, बहुत बड़ा एक पूल था, एक कुंड, जहां पे हर कोई बाथ लेता था, नहाता था। देन इट वॉज द टाइम बुद्ध को पूजो, बुद्ध की प्रार्थना होती थी, फिर उसके बाद पढ़ाई होती थी। 3 पार्ट सर्विस भी थी, चांटिंग, हिम्स फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, देन रिचुअल्स, ये सब, और पढ़ाई भी होती थी। अब हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रक्शंस की। हालांकि आपको बता दूं कि नालंदा यहाँ पे सीनियर मॉन्क्स, मैंने बताया ना कि डेमोक्रेसी बहुत जबरदस्त थी, तो जो भी जिन टीचर्स को अपॉइंट किया जाता था इन मॉन्क्स, क्योंकि उस समय बुद्धिज्म का दबदबा बहुत ज्यादा था और फंडिंग खूब, बड़े बड़े राजा, महाराजा हर्षवर्धन ने कितना फंड किया, पढ़ाई बिल्कुल फ्री थी, तो इन सबसे पूछा जाता था। और रूल्स समझ लीजिए, यूनिवर्सिटी के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, हर किसी को फॉलो करना होता था। डिफरेंट किंगडम्स ने नालंदा को मेंटेन किया है। लर्निंग, शेल्टरिंग के अलावा बहुत सारे इंटरेस्ट है, मर्चेंट एम्बेसडर्स भी यहां पे आते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो नालंदा में था, उसने बुद्धिस्ट इमेजरी को बहुत ही, स्पेशली जो महायान, मैंने बताया ना कि जो मूर्ति पूजन है, मूर्ति पूजन के लिए मूर्ति चाहिए, वो सब यहां से जाती थी। भाई बुद्धिस्ट स्कूल्स तो डेवलप हुए ना बाद में, फिर उसके बाद भक्ति मूवमेंट, हिंदू फिलॉसफी का उदय होता है। फिर धीमे धीमे यूनिवर्सिटी का डिक्लाइन होना भी शुरू हुआ थोड़ा बहुत। बाद में एक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म दैट वाज ड्रिवन बाय आइडियाज ऑफ तांत्रिज्म, वो फेमस होने लगा। अब अगर बात करें कि इसको डिस्ट्रॉय कैसे किया गया, जब भारत में ऐसी स्टोरीज हैं, और ये जो अकाउंट है, ये तबाकत नसीरी मिनाज सिराज, जो कि बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, उन्होंने 12th सेंचुरी में ये बताया था कि जब भारत पे इन्वेजन हुआ, मतलब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई, महमूद घोरी जीत गया, तब बख्तियार खिलजी यहां पे आया, और बख्तियार खिलजी जो है वो बीमार पड़ गया, बहुत तगड़े से बीमार पड़ गया। अब जब वो बीमार पड़ा तो वो भाई इस्लाम को फैलाता था, बहुत कट्टर मुस्लिम था, एकदम कट्टर मुस्लिम, तो वो नहीं चाहता था कि कोई हिंदू उसका इलाज करे। लेकिन ये यूनिवर्सिटी की नॉलेज इतनी ज्यादा थी, सारे इलाज फेल हो गए, सब हकीम, नीम हकीम, सबको बुला लिया, लग रहा था बख्तियार मर ही जाएगा, पता नहीं बचाया क्यों, मुझे ये नहीं समझ में आता है, मर ही जाने देते। लेकिन यहाँ पे जब वैद्यों को बुलाया, जब डॉक्टर्स को बुलाया, तो भाई इस यूनिवर्सिटी की नॉलेज ऐसी थी, वो किसी की भी, भाई आप 1 लाख से ज्यादा किताब समझ लीजिए, चिकित्सा विद्या जो है, चिकित्सा विद्या, वहां पे हर बीमारी का इलाज था। तो अब क्या हुआ भाई, देखो जो दवाई है वो प्लांट से ही तो बनती है, मेडिसिनल प्लांट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बख्तियार खिलजी ने अपना इलाज करवाने से मना कर दिया, उसने बोला कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिसमें हिंदू हो, सिंपल। तो उन्होंने कहा कि चलो डॉक्टर्स का काम ही होता है बचाना, उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो क्या किया कि उस वैद्य ने एक किताब दे दी कि आप कुरान दे दी, आप कुरान पढ़ना, बस आप कुरान पढ़ो ठीक हो जाओगे। तो बहुत बीमार था, लेकिन जब उसने कुरान पढ़नी शुरू की, 1-2 हफ्ते में बख्तियार खिलजी बिल्कुल सही हो गया, 1 महीने में बिल्कुल स्वस्थ। वो बड़ा टेंशन में आ गया कि यार ऐसा कैसे हो गया। तब बाद में ये पता चला कि जब वो पेज को पलटता था, थूक लगा के पेज को पलटता था, वो पन्नों को, उस पूरी किताब में लेप लगा दिया था औषधियों का।
ये बड़ा हैरान बख्तियार खिलजी कि यार ये तो बड़े जीनियस लोग हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इनको हम लोग ने ज्यादा छूट दे दी तो। समझिए कि उसने इस बात का क्या कहते हैं कि मतलब वो बहुत खुश नहीं था कि वो ठीक हो गया, उसको इस बात की ज्यादा चिंता थी कि इनको मार दो। उसने पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को जला दिया। 90 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट, ऐसा बोला जाता है 90 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट जल के राख हो गई। कैसे डॉक्टर जो है वो हमसे ज्यादा जानते हैं, ईगो के कारण उसने जान बचाई और पूरी यूनिवर्सिटी को जला दिया और उस डॉक्टर को भी मार दिया। लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि 3 से 6 महीने तक वो यूनिवर्सिटी जली है, लाइब्रेरी जली है। आप समझ सकते हैं, लगातार वो जलती रही। 90 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट बर्बाद। नालंदा बिल्कुल एकदम इट रिमेन कंप्लीटली फॉरगॉटन। लेकिन फ्रांसिस हैमिल्टन जो कि स्कॉटिश फिजिशियन थे, उन्होंने इसको सर्वे के साइट को सर्वे किया 1811 में और फिर से इसको फाउंड किया 1860 में। 1860 में जो ASI डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कमिंगम, उन्होंने इस रीजन को आइडेंटिफाई किया और फिर इसकी डिस्कवरी हुई। आप देख सकते हैं, रे बाप रे, तो नालंदा यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स थे ही हमारे पास, यहाँ पे कुछ किताबें भी मिली और आप समझिए कि 1915 तक 50 साल और लग गए। 11 मोनेस्ट्रीज मिली, ब्रिक्स टेम्पल्स मिले, उसके बाद इसको अरेंज किया गया प्रॉपर तरीके से और आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप भी जा सकते हैं, नालंदा घूम सकते हैं। फिर 1951 में जब भारत आजाद हुआ तो नालंदा महावीरा इसको फाउंड किया गया, ठीक है। 2006 में इसको एक यूनिवर्सिटी बनाया गया और 1 सितंबर 2014 यहां पे पहली बार एकेडमिक एडमिशंस हुए। 15 स्टूडेंट्स थे खाली यहाँ पे, 15 स्टूडेंट्स। लेकिन इस यूनिवर्सिटी को 455 एकड़ एक्स्ट्रा लैंड और उसके बाद लगभग 2500 के करीब और लैंड, हम ये देखते, सॉरी लैंड नहीं, और पैसा 2500 के करीब पैसा इस यूनिवर्सिटी को दिया गया। चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, बाकी देश भी इसको फंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल फंक्शनल है। ज्यादा सब्जेक्ट्स तो यहाँ पे नहीं पढ़ाए जाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी साइड भी आप जरूर देखिएगा, लेकिन हाँ ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तो होती है। तो फिर से हमारे इतिहास को रिलिश करना है। अब आप बोलेंगे सर चाइना, सिंगापुर ये सब क्यों? क्योंकि यहां से बुद्धिज्म गया ना भाई, ये चाइना से ही लोग आते थे, पढ़ के वापस जाते थे। बुद्धिज्म भारत से ही तो इन देशों में गया ना, तो एज अ ट्रिब्यूट इन्होंने ये काम किया है। तो 2016 में इट वॉज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, और इट वॉज डेजिग्नेटेड एट इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है बाई पार्लियामेंट। फर्स्ट चांसलर कौन थे यूनिवर्सिटी के? नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन। सेकेंड, फॉर्मर सिंगापुर मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स जॉर्ज यू। ये लेक्चर था दोस्तों नालंदा पे। आप जब भी नालंदा जाएं, बहुत खूबसूरत है, जरूर इस यूनिवर्सिटी को विजिट करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।